गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शबनम खान। आज हम आपको आपकी कक्षा 7वीं के अंतर्गत विषय इतिहास पढ़ाने वाले हैं। इतिहास विषय में आज हम अध्याय 9 देखेंगे। अध्याय 9 का नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ठीक है, तो हम आज इसको समझेंगे। अब क्षेत्रीय संस्कृति जो है, इसका निर्माण बोले तो संस्कृति का निर्माण हर इसमें हुआ है। अब क्षेत्रीय संस्कृति जो अपनी लोकल संस्कृति है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे हम देखेंगे, उस क्या इस अध्याय के अंतर्गत हम आज इसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि जैसे कि हम किन्हीं से मिलेंगे, जब किसी इंसान को देखेंगे तो हम उसे उसमें क्या बातें देखकर हम उसे अपने उसके क्षेत्र से जोड़ेंगे, पहचानेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसमें, भाषा। तो हम सबसे पहले उसकी भाषा देखेंगे, फिर भोजन, उसका पहनावा, कपड़े, रहन सहन, इन सब चीज़ों को देखकर, नृत्य और उनके जो संगीत है, चित्रकला है, इन्हें देखकर हम उसके क्षेत्र का अंदाज़ा लगाते हैं और उसी क्षेत्र से हम उसे जोड़ते हैं। जैसे कि किसी इंसान का अगर हमें वर्णन करना हो, और वर्णन करने के लिए सबसे साधारण और सबसे सरल तरीका ये है कि हम उसकी बोलचाल की भाषा को हम उसे परिभाषित करते हैं। उसमें जैसे कि कोई इंसान, उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि कोई इंसान तमिल बोल रहा हो, कोई उड़िया बोलता है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तमिल बोलने वाला इंसान तमिलनाडु से है, उसका क्षेत्र तमिलनाडु है और वो तमिलनाडु में ही रहता है। उड़िया बोलने वाला इंसान उड़ीसा से है और वो उड़ीसा में ही रहता है। इस तरह से हम भाषा से उसका क्षेत्र पता लग जाता है हमें, और उसी क्षेत्र से उसे जोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि भोजन, जैसे कि हर क्षेत्र का कोई खास भोजन होता है। अब उस भोजन को देखते हुए फिर उसके कपड़े, हर क्षेत्र में पहनावा अलग होता है, उसके पहनावे से, फिर उसके नृत्य, जो सांस्कृतिक उसका नृत्य होता है वो, फिर उसकी चित्रकला क्या है, उसका संगीत क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर हम उस इंसान का क्षेत्र पता से जोड़ देते हैं कि भाई ये ऐसा भोजन खाता है तो ये इस क्षेत्र से है, ये पहनावा पहनता है तो वो इस क्षेत्र से है। इसी तरह हम उसके भोजन, भाषा, पहनावा, नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि से हम उस इंसान को, उस व्यक्ति को जोड़ते हैं कि ये किस क्षेत्र का है, और उसी क्षेत्र फिर इन्हीं चीज़ों से हम उसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसकी और फिर क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि इनकी जो अस्मिताएं हैं उनको मान लेते हैं, और उनको मानने के बाद हम उसी अस्मिताओं को हम ये सोचते हैं कि भाई ये युगांतर से इसी अस्तित्व में है। फिर लेकिन क्या है कि इसके साथ ना फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो विभाजन हुआ, उस विभाजन सीमाओं के बनने से समय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बोला है कि जो क्षेत्रीय संस्कृति है, जैसे पहचान लिया कि जो क्षेत्रीय संस्कृति क्या है, कि अगर इसकी क्षेत्रीय संस्कृति है कि ये तमिल बोल रहा है तो ये तमिलनाडु से है ना। ये सब हम इसका जो ये समय की जो ये भूमिका है, ये समय ने इस तरह से भूमिका निभाई है। फिर क्या हुआ कि पर ये जो क्षेत्रीय, अब हमने समझ लिया कि भाई तमिल बोलने वाला तमिल से है, तो इसकी जो ये क्षेत्रीय संस्कृति है, तो इसने जो समय के साथ इसमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, ये बदलती गई है और आज भी यह बदल रही है। जैसे कि बदलाव इसमें हुआ है कि ये जो लोकल संस्कृति है, क्षेत्रीय संस्कृति है, इसमें क्या हुआ कि विकसित हुई है। और कैसे विकसित हुई है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के विचारों को इस प्रक्रिया ने क्या बनाया है, संपन्न बनाया है। जैसे कि देखिए कि कुछ परंपराएं हैं जो कुछ विशेष
क्षेत्र में अपनाई जाती है, अपनी होती है, ठीक है, जबकि कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रतीत होती है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि यहाँ पर एक ही जैसी परंपरा होती, जबकि कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये एक समान प्रतीत होती है। मतलब कि कुछ क्षेत्रों में जैसे ये परंपराएं अगर देखें तो ये कुछ क्षेत्र में समान प्रतीत होती है, यहाँ पर समान प्रतीत होती है ना। कुछ क्षेत्रों में ये समान प्रतीत होती है और कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्र में देखें तो ये कैसे होती है कि अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। अब इसके अतिरिक्त हम अगर देखें कि जैसे कि कुछ अब इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र है जिसमें कि कैसा होता है कि जो उनकी पुरानी रीति रिवाज जो परंपराएं हैं वो उससे निकलकर, वो परंपराएं उस क्षेत्र से निकलकर एक नया रूप लेती है, ठीक है ना। हमने इसीलिए ये विकास इस तरह से हुआ है कि क्षेत्र में पहले हर तरह से मतलब इसमें बदलाव आते गए हैं कि पहले क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे कि इस क्षेत्र में सिर्फ यही परंपरा चलेंगी, यही भोजन, यही भाषा, यही सब नृत्य संगीत ये सब रहता है। फिर एक ऐसा है कि एक ही क्षेत्र में फिर उसका विकास हुआ है, उसमें क्या है कि फिर एक ही क्षेत्र के अंतर्गत उसमें अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा वगैरह ये सब बोली जाती है। फिर उसके विकास के जो चैन है वो आगे बढ़ती हुई कैसी दिखती है कि इसमें ना अलग अलग प्रकार की परंपराएं विकसित हुई। इनके जो पुराने रीति रिवाज है, इन लोगों ने इस क्षेत्र के पुराने रीति रिवाजों से ये बाहर निकलकर उन रीति रिवाजों ने एक नया रूप ले लिया है। इस तरह से इस क्षेत्रीय संस्कृति का विकास बढ़ते गया है और आज भी बदलते रहा है और आज भी बदल रहा है। तो ये एक अन्य, जब जैसे कि इस क्षेत्र में ये परंपरा पुरानी होती थी, ये अन्य क्षेत्र, अगले क्षेत्र में जाकर ये नया रूप ले लेती है। ये भी एक बात है कि ये नया रूप ले लेती है। लेकिन क्या होता है कि अन्य क्षेत्र में जाके ये जाकर एक नया रूप ले लेती है। इस प्रकार क्या है कि इसलिए ये समझाने का तात्पर्य क्या निकलता है, इसलिए कि जो ये क्षेत्रीय संस्कृति उपमहाद्वीप के अन्य विचारों के जो हिस्से हैं उसके साथ साथ स्थानीय परंपराओं में भी परस्पर परिणाम हुआ है। यहाँ पर हमने यही समझा कि क्षेत्रीय संस्कृति उपमहाद्वीप के अन्य, ये पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आया है कि भाई क्षेत्रीय संस्कृति उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों के विचार और स्थानीय परंपराओं में परस्पर परिणाम, ये हमने समझा है ना। कैसे परिणाम हुआ वो हमने आपको समझाया है, तो ये हमने समझा। अब इसके आगे हम एक अपना आगे का पॉइंट पढ़ेंगे कि किस तरह से इस संस्कृति को आगे बढ़ते गई और कैसे ये इसकी विकसित हुई और निर्माण हुई, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर हमने भाषा का देखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चेर और मलयालम। क्या देखेंगे? चेर ये भी एक भाषा है और मलयालम भाषा का विकास, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। अब यहाँ पर हम देखेंगे चेर, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि चेर क्या है, ये तीन वो मुखिया हुआ करते थे, चोर, चेल और पांड्या। उसके अंतर्गत उस वक्त इनका साम्राज्य था दक्षिण भारत के तहत, ठीक है।
तो अब ये चेर एक भाषा है, मलयालम भी एक भाषा है। अब इसका विकास कैसे हुआ, निर्माण देख रहे हैं ना हम लोग, तो पहले सबसे पहले निर्माण के लिए भाषा का निर्माण देखा जाएगा, ठीक है। चेर और ये मलयालम। अब ये जो चेर है, ये जो चेर है, चेर ये भाषा और क्षेत्र के बीच जो ये सहसंबंध है, भाषा और क्षेत्र के बीच। चेर ये एक भाषा है, मलयालम ये एक भाषा है। अब ये चेर और ये इसका जो सहसंबंध है, कि आपस में इनका क्या सहसंबंध है, इससे हम अपनी आगे का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम चेर और मलयालम के विकास के अंतर्गत देखेंगे, आज हम इसको चेर मलयालम इस भाषा का सहसंबंध जो भाषा और क्षेत्र के जो चेर राज्य है, तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे। अब क्या है कि महोदपुरम, क्या देखेंगे उनके सहसंबंध में, क्या देखेंगे, महोदपुरम। महोदपुरम का जो चेर राज्य है, चेर एक राज्य है, चेर राज्य है, उसके महोदपुरम का ये जो चेर राज्य है, ये राज्य क्या है, प्रायद्वीप के दक्षिण और पश्चिमी भाग में है ना। हमने बोला ना कि ये जो महोदपुरम का जो ये राज्य है, वो चेर राज्य, ये चेर राज्य है, कहाँ है, दक्षिणी भारत के बारे में बताया था हमने अभी कि चेर, सोलम, पांड्य ये 3 मुखिया दक्षिणी भारत के होते थे, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है ना, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है महोदपुरम के। और ये जो भाग में है, तो इसका जो आज क्या है, आज केरल राज्य का है, एक हिस्सा है। ये क्या है फिर, ये महोदपुरम दक्षिणी पश्चिमी भाग में है और केरल राज्य का एक हिस्सा है, केरल राज्य का ये हिस्सा आज केरल राज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये ना 9 शताब्दी में स्थापित हुआ। कब हुआ, 9वीं शताब्दी में ये स्थापित हुआ। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, ये इसका सहसंबंध है भाषा, ठीक है। आए यहाँ तक समझ में कि ये महोदपुरम जो है, ये चेर राज्य में दक्षिण पश्चिमी भाग में आता है और इसका एक केरल राज्य एक हिस्सा है जो 9 शताब्दी में स्थापित हुआ। ये केरल राज्य का हिस्सा 9 शताब्दी में स्थापित हुआ। इसके बाद यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है और ये भाषा यहाँ पर बोली जाने की वजह से यहाँ के जो शासकों ने मलयालम भाषा का इस्तेमाल अपने अभिलेखों में किया है, मतलब उन्होंने अपने अभिलेख इस मलयालम भाषा में लिखे हैं। फिर यहाँ पर इसका इस्तेमाल इन्होंने अपने अभिलेख में करते हुए ये फिर क्या हुआ कि ये जो भाषा है, ये उपमहाद्वीप के जो सरकारी अभिलेख है, अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। ये भाषा पहला उदाहरण में से एक है। काय के किसके उदाहरण, सरकारी अभिलेख के भाषाओं के उदाहरणों में से ये एक भाषा मानी गई है। कौन सी, मलयालम भाषा, ठीक है। तो फिर साथ साथ क्या हुआ कि ये जो चेर लोगों में क्या हुआ, ये संस्कृति परंपरा की बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब फिर ये चेर लोगों ने क्या किया कि संस्कृति परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। जैसे कि क्या ग्रहण किया कि यहाँ पर ना केरल इलाका है, एक ही क्षेत्र है केरल का, जो ये यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर क्या हुआ, केरल में यहाँ पे मंदिर, रंगमंच है ना, रंगमंच बोले तो सिनेमा घर, मंदिर
रंगमंच, इसकी परंपराओं, इसकी जो परंपरा है इस युग की परंपरा में खोजी जाती है। ये मंदिर और रंगमंच की जो निर्माण हुआ, इन्होंने जो ग्रहण किया, इस युग में ये परंपरा खोजी जाती है। फिर क्या हुआ कि जो ये संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित है, ये जो मंदिर रंगमंच है ये संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 12वीं जो शताब्दी थी, ध्यान से सुनिए आप लोग, 12वीं शताब्दी में मलयालम जो ये भाषा थी में पहली साहित्य कार्य हुआ। सबसे पहला साहित्यकार 12वीं शताब्दी में पहला साहित्यिक कार्य हुआ, जो कौन सी भाषा में था? वेरी गुड, मलयालम भाषा में ये सबसे पहला साहित्य हुआ। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा रोचक तथ्य ये भी है कि 14वीं शताब्दी क्या है? 14वीं अब क्या है एक तथ्य, जैसे कि 12वीं शताब्दी में एक साहित्य कार्य हुआ जो मलयालम भाषा में था। अब 14वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ कि एक ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। अब वो ग्रंथ का नाम क्या है? लीला तिलकम। 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषयक हैं, क्या कौन से व्याकरण और काव्य शास्त्र के एक विषयक है, जिनका नाम है मणिप्रवालय। मणिप्रवालय शैली में लिखा गया। क्या है देखिए, 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया लीला तिलकम, जो मणिप्रवालय शैली में लिखा गया। अब मणिप्रवालय शैली का क्या अर्थ क्या है यहाँ पर? मणिप्रवालय शैली का एक शाब्दिक अर्थ, इसका अगर हम अर्थ देखेंगे, मणिप्रवालय शैली का एक शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब, इसका अर्थ होता है, यहाँ पर हम बता रहे हैं, अर्थ है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा क्या है? ये हीरा और मूंगा, यह दो भाषाएं, हीरा और मूंगा दो भाषाएं, क्या कौन सी भाषा? संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का संदर्भित करते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से हमको समझाते हुए बताएंगे कि आपको क्लियर हो जाए कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया लीला तिलकम, जो मणिप्रवालय शैली में लिखा गया था। अब मणिप्रवालय शैली का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा, जो संस्कृत और क्षेत्रीय, हीरा मूंगा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा को संदर्भित करता है। ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट चेर और मलयालम का विकास, जो हमने चेर और मलयालम इन भाषाओं के अंतर्गत देखा है। अब हमारा अगला पॉइंट है शासक और परंपराएं। हमारा अगला पॉइंट है शासक और परंपराएं, जिसके अब हम अगला पॉइंट में देखेंगे कि शासक और परंपराएं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले और सबसे मेन
जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, वो है जगन्नाथ संप्रदाय। शासक और परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे जगन्नाथ संप्रदाय। ओके, तो हम इसको हमारे अगले पॉइंट के अंतर्गत हम इसे देखेंगे कि जगन्नाथ संप्रदाय। अब आपकी किताब में एक चित्र दिया है, चित्र नंबर 2। वो जो चित्र है हम उसको समझा देते हैं कि आप अपनी किताब में देखिए कि वहाँ पे चित्र नंबर 2 दिया हुआ है साइड में, क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण, चित्र नंबर 2। अब उस चित्र में क्या है, मूर्ति ड्राइंग चित्र बना हुआ है जिसमें 3 ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पर ऐसे 3 बनी है। जो पहला है ना वो है बालभद्र का चित्र बना हुआ है पहला, दूसरा है सुभद्रा और तीसरा है जगन्नाथ की लघु लघु मूर्तियाँ बनी हुई है। ऐसा चित्र है, पहले में बालभद्र है, पहले में बीच में सुभद्रा है और तीसरे इसमें जगन्नाथ का चित्र बना है, लेकिन उनकी छोटी छोटी लघु मूर्तियाँ हैं। और जो ताड़पत्र है ना, जो मूर्तियों के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है, उसे तालपत्र कहते हैं। तालपत्र पे पहले लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस तालपत्र पे लिखा गया है। इनकी जो पांडुलिपि है वो लिखी गई है। किनकी? इन बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की पांडुलिपि लिखी गई है, जो उड़िया, यह अभिलेख है। और इस अभिलेख मतलब ये जो उड़िया अभिलेख है, मतलब उसका जो रिलीजियन है वो चित्र में अंतर्गत हमें दिखाई देता था, ठीक है। उस चित्र के बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में हम जानेंगे कि क्या देखेंगे कि जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं हैं, उसमें विकास है और उसमें निरंतर विकास होते गया है। तो ये जो विकसित हुई है, जैसे इनमें विकसित हुई है, अब विकसित होने के बाद उसका अगर उदाहरण देखें तो सबसे पहले इसका विकसित होने का सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे पुरी राज्य जो उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। इनका देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। उड़ीसा में यहाँ पर ये जगन्नाथ का संप्रदाय है। अब यहाँ पर जगन्नाथ का संप्रदाय का, यहाँ पर जगन्नाथ का अर्थ क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे तो दुनिया का मालिक, जो विष्णु के क्या है, पर्यायवाची है। क्या है? अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिए, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो क्या है, विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। पर्यायवाची है, यहाँ पर बोले तो उसका सिनोनिम्स है, समानार्थी जो है ये है जगन्नाथ का, दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या है, पुरी में उड़ीसा का एक जगन्नाथ का संप्रदाय है। अब उस संप्रदाय में जो आज तक जगन्नाथ का जो काष्ठ प्रतिभा है, जगन्नाथ की उस संप्रदाय में क्या है, काष्ठ प्रतिभा, जगन्नाथ जी की जो काष्ठ प्रतिभा है वो आज भी वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, स्थानिक जनता है, वो बनाते हैं और वही उनको मानते हैं, ठीक है। उस संप्रदाय के जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, वो सारे इनकी काष्ठ प्रतिभा को मानते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो जगन्नाथ है वो मूलतः स्थानिक देवता है।
देवता थे जिन्हें आगे विष्णु का रूप मान लिया गया। क्या थे वहां पर, उसका तात्पर्य क्या है, स्थानीय देवता जो आगे चल के उन्हें क्या मान लिया गया है, विष्णु का रूप, विष्णु भगवान का रूप मान लिया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा जगन्नाथ का। फिर अब आगे बढ़ते हुए इसमें देखेंगे कि 12वीं शताब्दी, हम बात करेंगे कि 12वीं शताब्दी के जो गंग वंश का अत्यंत प्रतापी राजा था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश हुआ करते थे ना, तो वंश का एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम था अनंत वर्मन। राजा अनंत वर्मन। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में गंग वंश का प्रतापी राजा अनंत वर्मंत ने क्या किए कि पुरी में जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर बनाने का सोचा। क्या है, फिर इन्होंने अनंत राजा ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाने का सोचा या बनाने का सोच लिया। ठीक है, बनाया। फिर उसके आगे क्या हुआ कि फिर जो उसके बाद 1230 में एक राजा है, राजा कौन से, 1230 में एक राजा जिनका नाम है अनंग भीम तृतीय, जिनका नाम है अनंग भीम तृतीय, थर्ड जिसे हम कहेंगे, अनंत भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को घोषित कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, अर्पित कर दिया। ये किसने, 1230 में राजा अनंत भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। अब अर्पित करने के बाद उन्होंने खुद को उनका क्या बताया, प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। इन्होंने, मतलब ये राजा थे, इन्होंने अनंग भीम ने क्या किया, उनको अनंत भीम तृतीय ने उनको अपना जो राज्य था वो अर्पित कर दिया और खुद को उनका प्रतियुक्त बता दिया। अब इसको बताने के बाद जब ये बता दिया तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मंदिर था, यहाँ पर ये मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक तीर्थ यात्रा का एक स्थल बन गया। और स्थल बनने के बाद इसको उस रूप में महत्व दिया जाने लगा। तीर्थ यात्रा एक केंद्र बन गया, तीर्थ यात्रा केंद्र, इस रूप में इसे महत्व दिया जाने लगा। अब इस रूप में इसका महत्व जाने के बाद क्या हुआ कि जो सामाजिक और राजनीतिक मामले थे वो क्या हुआ, उनसे भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। अब इसकी सत्ता बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उस वक्त जो भी उड़िया को जीत रहे थे, मतलब जिन्होंने उड़िया को जीत लिया था, किसने जीता था उस वक्त, मराठा लोग, मुगल लोग और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़िया को जीत लिया। अब वो जीतने के बाद वो राजा लोग क्या करते थे कि वो इस मंदिर पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर हम इस मंदिर पर नियंत्रण रखेंगे तो ये यहाँ की उड़िया की जो जनता है वो खुद ब खुद हमारे
नियंत्रण में रहेंगी और स्थानीय जो यहाँ की जनता है वो इनका शासन स्वीकार हो जाएगा। हम समझ लेते हैं कि हमने क्या देखा। क्षेत्रीय संस्कृति उपमहाद्वीप के जो उसके बारे में हमने क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण के बारे में पहले हमने प्रस्तावना देखी, हम कैसे हम लोगों को पहचान सकते हैं, उसके क्षेत्र कैसे है ये देखा। उसमें हमने चेर और मलयालम का जो सहसंबंध है जिन भाषा का और क्षेत्र का, उस सहसंबंध के विकास को देखा। फिर हमने शासक और परंपरा के अंतर्गत सबसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण था जगन्नाथ संप्रदाय, उसके बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इसका भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।